हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा शिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हम उसका कंप्लीटली ये नहीं देख पाए थे कि किस तरीके से हमारी जो लूप ऑफ हेनले है वो यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से करती है। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन हमारी लूप ऑफ हेनले के द्वारा किस तरीके से किया जाता है, वो पोर्शन हमारा रहता था। तो आज के लेक्चर में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ही बहुत अच्छे से दोबारा से पढ़ लेंगे और उसको रिटन फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे नेफ्रॉन के बारे में, वो भी इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आई होप आज की क्लास का मोटिव सबको पता चल गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें आज नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और नेफ्रॉन के बारे में हम रिटन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज देख ली थी कि भाई हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट थे। उसमें हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट आता था। ठीक है, ग्लोमेरुलस के पार्ट के बाद हमारी पीसीटी आती थी। ठीक है, हमारी पीसीटी का पोर्शन आता था। पीसीटी के बाद कौन आती थी? लूप ऑफ हेनले आती थी। ठीक है, जो ये हमें लूप दिखाई दे रही है नीचे की साइड, ये आती थी। उसके बाद फिर से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी ये फिर से कॉइलिंग कर गई थी। उसका हमने नाम क्या दिया था भाई? उसको हमने नाम दे दिया था डीसीटी। ठीक है, उसको नाम दे दिया था डीसीटी। और उसके बाद वो डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो रही थी। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद हम देख क्या रहे थे कि भाई हमारा जो अब यहाँ पे क्या हो रहा था ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में हमारी फिल्ट्रेशन का काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन वो जो फिल्ट्रेशन था ना वो कितना ज्यादा हो गया था, वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ साथ ब्लड से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी बाहर आ गए थे। वेस्ट सब्सटेंस के साथ साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर आ गए थे। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस का पार्ट था और जो यहाँ पे ये बोवेंस कैप्सूल दिखाई दे रहा था, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर से जो हमारी ग्लोमेरुलस की वॉल थी, ग्लोमेरुलस की जो ये ब्लड कैपिलरीज है ना, इस ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे को हमने क्या बोला था? ग्लोमेरुलस बोला था। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये क्या कर रही हैं? इनके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है। कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? ऐसा ब्लड फ्लो हो रहा है जिसके अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट है, नाइट्रोजीनस वेस्ट है, प्लस इसके अंदर प्रोटीन भी है, प्लस इसके अंदर क्या है? विटामिन भी है, प्लस में इसके अंदर मिनरल्स भी हैं और बहुत सारे आयंस भी हैं। आयंस भी कौन से? सोडियम के आयंस भी हैं, क्लोरीन के आयंस भी हैं, साथ ही साथ पोटेशियम के आयंस भी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज हमारे ब्लड के अंदर फ्लो कर रही है और ढेर सारा पानी H2O ये भी हमारे ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड के साथ। इतनी चीजें हुई क्लियर। जब ये चीज हमने देखा कि हमारे ब्लड के अंदर फ्लो कर रही है तो इसको फिल्टर करने के लिए हम कहाँ लेके आए भाई? किडनी के पास लेके आए। किडनी के अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन प्रेजेंट थी। वो नेफ्रॉन क्या करेंगे? इस ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगे। जब वो ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस तक पहुंचा, जो कि क्या है? एक पतली पतली ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है। अब इन ब्लड कैपिलरीज की खास बात ये होती है कि ये क्या करती हैं? सब्सटेंसेस को अलो कर देती हैं अपने अंदर जाने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी। इन कैपिलरीज की जो वॉल है, इन कैपिलरीज की जो वॉल है वो क्या है? परमिएबल है। वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, वो परमिएबल है। जिस टाइम पे हमने क्या किया, ब्लड से प्रेशर लगाया ना, तो उस टाइम पे ये क्या करेंगी? ब्लड कैपिलरीज ब्लड को फिल्टर कर देंगी। मतलब इसके अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकाल देंगी और इस बोवेंस कैप्सूल के अंदर छोड़ देंगी। इस बोवेंस कैप्सूल के अंदर उस वेस्ट को डाल देंगी। ये इसका काम है। लेकिन हमने ये चीज देखी थी कि जिस टाइम पे यहां से चीजें फिल्टर होके नीचे आ रही थी ना, यहां से चीजें वेस्ट सब्सटेंस जब फिल्टर होके नीचे आ रहे थे, उस टाइम पे उस वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी, कुछ विटामिन्स भी और कुछ मिनरल्स भी निकल के बाहर आ गए थे। किससे निकल के बाहर आ गए थे भाई? कैपिलरीज से निकल के बाहर आ गए थे। जब वो पानी के साथ में बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे आयंस और वेस्ट जब बाहर निकला
तो किडनी को रियलाइज हुआ कि हमारे जो वेस्ट सब्सटेंस है, इन वेस्ट सब्सटेंस के साथ साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर निकल गए हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर निकल गए हैं। और हमारी बॉडी इस चीज को अलो बिल्कुल नहीं कर सकती कि हमारी बॉडी से प्रोटीन भी वेस्ट की तरह बाहर निकल जाए, विटामिन भी बाहर निकल जाए, तो ये बॉडी हमारी अलो नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या करेगी, तो देखो फिर क्या होगा। उसके बाद है ना, जब ये बाउमेंस कैप्सूल इस पूरे मटेरियल को, पानी के साथ में जितनी भी चीजें हैं उनको अपने अंदर इकट्ठा कर लेगी। अब इस चीज को इकट्ठा करके हमारे बाउमेंस कैप्सूल ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकती। वो क्या करेगी, वो फिर आगे भेज देगी। हमने ये चीज भी देखी थी ना कि इसके पीछे से क्या निकल रही है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है। बाउमेंस कैप्सूल के पीछे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, जो कि कैसी है, जो कि कॉइलिंग में है, जो कि कॉइलिंग में है। देखो इस तरीके से ये बाउमेंस कैप्सूल है, यहाँ से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हम देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल जाला सा बनाया और बहुत सारी कॉइलिंग में है। ठीक है, एक जाला सा बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, इसी को हमने क्या नाम दिया है, इसी को हमने पीसीटी नाम दिया है। इसके अंदर कोई भी रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं हो रहा था, ये भी हम देख चुके थे। ठीक है, ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, इसके अंदर हो रहा था हमारा अब्जॉर्प्शन। और उसके बाद हमारे जब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया था ना न्यूट्रिएंट्स का, उसके बाद पानी के साथ में सिर्फ क्या रह गए थे, कुछ एक आयंस रह गए थे। ठीक है, कुछ एक वेस्ट आयन रह गए थे और नाइट्रोजिनस वेस्ट रह गया था। वो पानी के साथ कहाँ पे, डीसीटी में गया और डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला गया था। इतनी बातें हुई, क्लियर हो गया रिवाइज। अब ये चीज देखनी है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर ऐसी क्या खास बात होती है कि ये न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब कर पाती है, न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब कर पाती है। ऐसी क्या खास बात है हमारी लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो भाई देखो, जो हमारी लूप ऑफ हेनले है ना, वो इस तरीके से है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले किस तरीके से हमारी, इस तरीके से है। ठीक है, अब जो नीचे की साइड, अब ये एक लूप है, तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है वो एक साइड से तो नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरी साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्या चीज देख रहे हैं, ये जो लूप है एक साइड से तो नीचे की तरफ आ रही है, एक साइड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो नीचे की तरफ आ रही है उसको हम बोल देंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और जो ऊपर की साइड जा रही है उसको हम क्या बोल देंगे, असेंडिंग, असेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर, असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप। अब इसके अंदर फ्लो कौन कर रहा है, इसके अंदर ऐसा पानी फ्लो कर रहा है, ऐसी चीज फ्लो कर रही है जिसके अंदर, ऐसा फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, और बहुत सारा पानी है। बॉडी को किस किस चीज की जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, विटामिन्स की भी जरूरत है, प्रोटीन्स की भी जरूरत है और मिनरल्स की भी जरूरत है। ठीक है, तो अब क्या करेगी, अब जो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर देखा था ना, कौन सा स्ट्रक्चर देखा था, हमने ये देखा था। अब यहाँ पे है ना, देखो जो हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट है वो किससे बना हुआ था भाई, जो आर्ट्रियोल, हमारी रिनेल आर्ट्रियोल जो बनी थी, वो रिनेल आर्ट्रियोल आगे जाके रिनेल कैपिलरीज में डिवाइड हो गई थी। अरे भाई हुई थी कि नहीं हुई थी, हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था ना अपना किडनी का, और उसके अंदर दिखाया था कि इस तरीके से हमारी रिनेल आर्टरी है, उससे फिर आर्ट्रियोल्स बन गए थे और आर्ट्रियोल्स ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो गए थे। ठीक है, उन ब्लड कैपिलरीज ने जब आपस में गुच्छा बना लिया था, उसी को हमने ग्लोमेरुलस बोला था। ठीक है, फिर आगे जाके क्या किया, ये कैपिलरीज आगे बढ़ गई। ठीक है, एक बार तो बनाया उनने गुच्छा सा, उसके बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। अब स्ट्रेट होने के बाद उसने क्या किया भाई, वो इस बाउमेंस कैप्सूल से बाहर निकल गई। अब बाहर निकल के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या कर लिया, इन ब्लड कैपिलरीज ने चारों तरफ लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ अपनी जाल सा बना लिया। ठीक है, जो हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट था, जो हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट था ना, उसके अंदर ये गुच्छा सा जो है ये बना लिया था ब्लड कैपिलरीज ने। अब ये ब्लड कैपिलरीज आगे निकल गई। इतनी बात हुई क्लियर। अब जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इनकी वॉल कैसी है, बिल्कुल परमिएबल है। ब्लड कैपिलरीज की वॉल कैसी है, परमिएबल है।
सब्सटेंसेस को अलो करेगी अंदर और बाहर जाने के लिए अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हमने क्या चीज देखी है, हमने ये चीज देखी है कि हमारे चारों तरफ, ठीक है, रेड से ही बनाते हैं, ये चारों तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ हमारे ये ब्लड कैपिलरीज अपना जाल सा बना रही हैं, ठीक है। अब जब ये जाल सा बनाएंगी इस तरीके से क्या कर रही है, ये लिपटी हुई है चारों तरफ, किसके, लूप ऑफ हेनले के। लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ कौन लिपटी हुई है, ब्लड कैपिलरीज। अब एक बात बताओ, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके अंदर भी क्या है, इनके अंदर भी क्या है भाई, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ये क्या करेगा, इस ब्लड के अंदर भी किसकी अमाउंट है, इस ब्लड के अंदर किसकी अमाउंट है, इस ब्लड के अंदर पानी भी मिलेगा और इस ब्लड के अंदर क्या चीज मिलेंगी, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, ठीक है, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम कंसंट्रेशन में होंगे, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, हमारे ये जो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उसके अंदर जितने ज्यादा, उसके अंदर जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे हैं उतने हमारी इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो नहीं कर रहे हैं। इतनी बात हुई क्लियर। अब एक बात बताओ कि हमारी जो एक, अब ये इसके टच में है ना, तो क्योंकि ये बिल्कुल परमिएबल है तो बिल्कुल लूप ऑफ हेनले के टच में आ चुकी है। अब अगर किसी चीज का, सब्सटेंसेस का आना या जाना होगा तो वो हो सकता है ना आराम से हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो अब देखो, मान लो ये क्या है, हमारी लूप ऑफ हेनले है और ये क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरीज की वॉल है। ये दोनों आपस में टच हो रखी हैं, ये दोनों आपस में टच हो रखी हैं। अब क्या चीज होगी भाई, ये क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी है और ये क्या है, हमारी लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के अंदर बहुत सारी कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन है। किसकी हाई कंसंट्रेशन है भाई, पानी की भी ज्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है, पानी की भी ज्यादा कंसंट्रेशन है। और किस चीज की कंसंट्रेशन है, विटामिन्स की भी ज्यादा कंसंट्रेशन है, मिनरल्स की भी ज्यादा कंसंट्रेशन है। अब इस लूप ऑफ हेनले के अंदर अगर हाई कंसंट्रेशन है, अगर हाई कंसंट्रेशन है तो हम लास्ट से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। ये चीज हम देखते आए हैं। तो अब क्या होगा, जितने भी ये यूजफुल मटेरियल्स हैं ना, ये यूजफुल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी लूप ऑफ हेनले के अंदर बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, एम से डिनोट कर रही हूँ, मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। अब हमारी लूप ऑफ हेनले के अंदर अगर मिनरल्स ज्यादा हैं और ब्लड कैपिलरी के अंदर अगर मिनरल्स की कम अमाउंट है तो क्या ये मिनरल्स लूप ऑफ हेनले से हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं चले जाएंगे? क्या चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो विटामिन हैं उनकी कंसंट्रेशन लूप ऑफ हेनले के अंदर ज्यादा हो चुकी है। क्यों हो गई है ज्यादा? क्योंकि फिल्ट्रेशन के टाइम पे जितने भी विटामिन थे वो ज्यादा अमाउंट में तो हमारी ग्लोमेरुलस के अंदर से फिल्टर ही हो गए थे, वुमेन्स कैप्सूल में ही आ गए थे और वुमेन कैप्सूल से वो सारा का सारा मटेरियल हमारी लूप ऑफ हेनले में आ गया था। अब लूप ऑफ हेनले के अंदर बहुत सारे मिनरल्स की, बहुत सारे विटामिन की, बहुत सारे आयंस की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर लूप ऑफ हेनले के अंदर इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरी की वॉल के थ्रू मूवमेंट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। तो इस लूप ऑफ हेनले के दूसरी साइड में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज फ्लो कर रही हैं उसके अंदर क्या आ जाएंगे भाई? विटामिन आ जाएंगे, मिनरल आ जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आयंस भी आ जाएंगे। तो ये मूवमेंट हो गई ना। अभी बात आई हुई क्लियर कि हमारी वो जो ग्लोमेरुलस, जो ब्लड कैपिलरीज ने ग्लोमेरुलस नाम का स्ट्रक्चर बनाया था वो तो था एक मैशअप, ब्लड कैपिलरीज का मैशअप था, ठीक है, एक बहुत उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर था, उसका गुच्छा था। उसके बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट लूप के रूप में बाहर आ गया था ग्लोमेरुलस से, वुमेन्स कैप्सूल से बाहर आ गया था। फिर उसने क्या किया, वो जो पतली पतली ब्लड कैपिलरीज थी उन्होंने लूप ऑफ हेनले के अराउंड एक नेटवर्क सा बना लिया था, एक नेटवर्क सा बना लिया था लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ। जब हमारी ब्लड कैपिलरीज ने लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ नेटवर्क बनाया था तो वहां पे ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया था किस किस के बीच में, ब्लड कैपिलरीज और लूप ऑफ हेनले के बीच में कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया था। और जहां पे भी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जहां पे भी एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक साइड में कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, और अब ये हमारी ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है वो क्या है, परमिएबल है सब्सटेंसेस के लिए। अगर उसकी परमिएबिलिटी हाई है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली सब्सटेंसेस मूव कर जाएंगे। तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इस लूप ऑफ हेनले के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल फ्लो कर रहे थे प्लस में जो यूजफुल सब्सटेंसेस फ्लो कर रहे थे, उनमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो लूप ऑफ हेनले के द्वारा क्या हो गए थे, हमारी ब्लड कैपिलरीज ने उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया था। हमारी ब्लड की स्ट्रीम के अंदर पानी भी वापस से आ गया था जितना हमारी बॉडी को जरूरत थी, मिनरल्स भी और विटामिन्स भी और आयंस भी, जितने हमारी बॉडी को जरूरत थी उतने लूप ऑफ हेनले से अब्सॉर्ब कर लिए। किसने कर लिए, इन ब्लड कैपिलरीज ने कर लिए। इतनी बात हुई क्लियर। अब हम बोल सकते हैं ना कि हमारी लूप ऑफ हेनले के अंदर अब इस टाइम पे क्या चीज फ्लो कर रही है, अब इस टाइम पे हमारी लूप ऑफ हेनले के अंदर एक तो नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्लो कर रहे हैं, पानी फ्लो कर रहा है, और साथ ही साथ क्या चीज फ्लो कर रही है, कुछ एक आयंस जो हमारे किसी काम के नहीं है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये चीजें हमारे जो हमारी वो ट्यूब है लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर अब फ्लो कर रहे हैं। इतनी बात हुई क्लियर। अब ये देखो, अब आप बोल सकते हो कि ये कैसे पता चलेगा कि कितना पानी अब्सॉर्ब करना है, क्या वो सारा का सारा ही पानी अब्सॉर्ब कर लेगी हमारी जो लूप ऑफ जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो कितना पानी अब्सॉर्ब करेंगी। तो देखो वो डिपेंड करता है कि हमारे किस तरीके के हम सब्सटेंसेस खा रहे हैं, क्या हम पानी प्रॉपरली पी रहे हैं या नहीं पी रहे। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते होंगे तो जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए है वो तो वो अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अगर मान लो आपकी बॉडी को ज़रूरत है दिन में 5 लीटर पानी की, अगर आपकी बॉडी को जरूरत है दिन में 5 लीटर पानी की और अगर आप 7 लीटर पी रहे हो तो 5 लीटर तो अब्सॉर्ब कर लेगी वो नेफ्रॉन्स के थ्रू, बाकी जो 2 लीटर रह जाएगा वो बाहर निकल जाएगा ना इस पैसेज के थ्रू। ठीक है, यूरिन के रूप में वो बाहर निकल जाएगा। और यूरिन होता क्या है, ये जो एक्स्ट्रा पानी है हमारी बॉडी के अंदर, उस एक्स्ट्रा पानी के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट, बहुत यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो इस पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, उसी को तो हम यूरिन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारा यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, पानी की तरीके से हमारे यूरिन आएगा। इतनी बात हुई क्लियर। अगर मान लो हम कम पानी पीते हैं तो हमारी लूप ऑफ हेनले के थ्रू ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या कर देंगी, ये बहुत ज्यादा खुदगर्ज होती हैं, ये क्या करेंगी, अपनी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करेंगी ही करेंगी। अगर हम कम पानी पीते हैं तो उससे हमें ही क्या होगा, हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इनको अगर 5 लीटर पानी अब्सॉर्ब करना है तो वो करना ही है। अगर आप सिर्फ 5.5 लीटर पानी पीते हो, ठीक है, ये मैंने एवरेजली वैसे बताया है, 5 लीटर का 5.5 लीटर का कोई इशू नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो जितना पानी इनको चाहिए वो इतना अब्सॉर्ब कर लेंगी। उसके बाद अगर हमारे बॉडी के अंदर पानी कम होगा, किसको निकालने के लिए, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए अगर हम हमारे पास कम पानी होगा तो क्या होगा भाई, जितने सॉल्ट वगैरह हैं, जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, उनकी अमाउंट तो उतनी ही रहेगी यूरिन के अंदर। अगर हम पानी कम पिएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा और उसके कारण हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं होगी, बस क्या हो जाएगा, अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमें इन्फेक्शंस की शिकायत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जितना हो सके हमें पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब तक तो दिन में सिर्फ 5-6 ग्लास पानी पीते आ रहे थे, आज अगर बोल दिया कि हमें ये दिक्कत हो सकती है तो आज से ही हमने 12 गिलास पानी पीना शुरू कर दिया। ऐसे करोगे तो भी बॉडी बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा और अपनी बॉडी को हेल्दी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इतनी बात हुई क्लियर कि किस तरीके से हमारी जो नेफ्रॉन है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन वैसे तो ग्लोमेरुलस में हो जाता है, लेकिन वहां जो फिल्ट्रेशन होता है ना, वो फिल्टर करने के साथ साथ, वेस्ट को फिल्टर करने के साथ साथ
हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस को भी बाहर निकाल देता है। फिर हमें रियलाइज होता है कि अरे इसके अंदर से तो यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर निकल गए, तो उनको रीअब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? हमारा लूप ऑफ हेनले के थ्रू हो जाता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई हैं लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, वो क्या करेंगी? वो यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। और ये भी पता आई होप चल गया होगा कि वो जो रीअब्सॉर्ब कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही हैं भाई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू कर रही हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। इतनी बात हुई क्लियर। अब आ जाओ अपनी उसी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्सॉर्प्शन हो गया। अब जो वो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? हमारे डीसीटी में जाएगा, और डीसीटी के थ्रू फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है ना, वो क्या चीज फ्लो कर रही है? यूरिन, ठीक है। और यूरिन हम बोलते किसको है? यूरिन हम बोलते हैं वाटर के साथ में नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजीनस waste. Nitrogenous waste plus a lot of water is known as urine. यूरिन हम किसको बोलेंगे? जब भाई पानी के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट मिल जाता है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो हम उसको यूरिन बोलते हैं, और उसको निकाल देते हैं हम। यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारी फिल्ट्रेशन हो जाती है। अब कहाँ आ गया ये? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ गया। इसी तरीके से हमारे किडनी के अंदर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होंगी, ठीक है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होंगी। लेकिन लास्ट लेक्चर में ये भी बात बताई थी कि हर एक नेफ्रॉन के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर दिखाई दे रही है ना कि यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी। तो ये किस लिए दिखाई गई है कलेक्टिंग डक्ट में इतने स्पेस के? और भी बहुत सारे, यहाँ पे एक नेफ्रॉन और आके जुड़ जाएगा, यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरीके से एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे पैसेज होते हैं जिनके थ्रू अलग अलग नेफ्रॉन अपना सिक्रीशन इसके अंदर छोड़ सकते हैं। जब बहुत सारे नेफ्रॉन्स का सिक्रेशन इन कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आ जाएगा, तो ये सारी कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी? क्योंकि देखो ये बहुत सारे जो मिलियंस की संख्या में हम नेफ्रॉन देख रहे हैं ना, वो कहाँ पे हैं? इस छोटी सी बीन शेप्ड किडनी में है। यहाँ भी नेफ्रॉन है, यहाँ भी। इसके अंदर देखो मिलियंस नेफ्रॉन अपने फिट कर लो, ठीक है। अपने माइंड में इमेजिन कर लो कि मैंने यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इस छोटी सी किडनी के अंदर क्या कर दिए हैं? फिट कर दिए हैं। अब वो नेफ्रॉन क्या करेंगे? अपना सिक्रेशन छोड़ेंगे। किस में छोड़ेंगे? अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट्स में छोड़ेंगे। वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी? वो कलेक्टिंग डक्ट आ करके, ठीक है, वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी? ये होगी हमारी किडनी, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि उन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके से सबने सिक्रेशन ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो हमें रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, क्या इस रीजन के अंदर आके, ठीक है, इस रीजन के अंदर आके सारी कलेक्टिंग डक्ट अपना सिक्रेशन छोड़ देंगी, ठीक है। सारी कलेक्टिंग डक्ट अपना अपना यूरिन कहाँ छोड़ देंगी? इस रीजन के अंदर। और ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो हाइलम के थ्रू फिर ये बाहर निकलने वाला है, ठीक है। हाइलम के थ्रू ये फिर बाहर निकल जाएगा। इस रीजन का नाम हम देते हैं पेल्विस, ठीक है। इस रीजन का नाम होता है पेल्विस। तो पेल्विस कौन सा रीजन है? पेल्विस हमारी किडनी के अंदर वो रीजन है, वो जगह है जहां पे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में अपना सिक्रीशन इकट्ठा कर देती हैं। तो हमारी किडनी के इस रीजन में बहुत सारा यूरिन आके इकट्ठा हो गया है, और हमारी किडनी इस यूरिन को इस पेल्विस रीजन के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखने वाली है ज्यादा टाइम तक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अगर हम अपनी किडनी में अक्यूमुलेट करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, तो वो तो हमारी किडनी को डैमेज करेगा ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अब जो काम होना था हो चुका है, जितना फिल्ट्रेशन होना था हो चुका है। अब क्या होगा? अब इसके थ्रू दो चीजें बाहर निकलेंगी, ठीक है। अब इस रीजन के थ्रू दो चीजें बाहर निकलेंगी, ठीक है। दो चीजें कौन सी बाहर निकलेंगी भाई? किडनी के अंदर ये पढ़ते आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? इसमें यहाँ पे ये क्या था? हमारा हाइलम का रीजन था। क्या था? हमारा हाइलम का रीजन था, हाँ। और यहाँ पे एक चीज एंटर कर रही थी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंटर कर रही थी, जिसको हमने बोला था रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी बोला था। इसके थ्रू क्या हो रहा था? हमारे ब्लड अंदर आ रहा था। कैसा ब्लड अंदर आ रहा था? जिसके अंदर
वेस्ट सब्सटेंस, वैसे ऑक्सीजनेटेड था लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट भरा पड़ा था, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट भरा पड़ा था। अब उसको हमने अंदर भेज दिया, उसका फिल्ट्रेशन का काम हो गया। इस रीजन के अंदर जो हमारा पेल्विस रीजन है, फिल्टर होके जो वेस्ट था पानी के साथ में, वो वेस्ट यहाँ इकट्ठा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस हाइलम के थ्रू क्या होगी, दो चीजें बाहर निकलेंगी। इस हाइलम के थ्रू दो ट्यूब्स बाहर निकलेंगी। कौन कौन सी, एक तो निकलेगी हमारी रीनल वेन, रीनल वेन, और दूसरी कौन बाहर निकलेगी, दूसरी हमारी बाहर निकलेगी यहां से यूरेथ्रा। लास्ट लेक्चर पढ़ के आए हो या नहीं आए हो, ठीक है, दो चीजें बाहर निकलेंगी। अब ये रीनल वेन क्या करने जाएगी भाई, और ये क्या चीज है, देखो ये है हमारी यूरेटर, ये क्या है हमारी यूरेटर। जो इस किडनी के अंदर हो रहा है वो दूसरी किडनी के अंदर भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किडनी ड्रॉ कर देंगे, वहां से भी एक यूरेटर बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो जो एक किडनी के अंदर काम हो रहा है वही दूसरी किडनी के अंदर भी काम हो रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, इस यूरेटर के थ्रू क्या होगा, इस यूरेटर के थ्रू तो हमारा क्या बाहर निकल जाएगा, इस यूरेटर के थ्रू तो हमारा यूरिन बाहर निकल जाएगा। और ये यूरेटर क्या करेगी, इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाएगी। इतनी बात हुई क्लियर कि जो हमारे यूरिन की फॉर्मेशन हुई थी वो तो किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा भाई, जो यूरिन इकट्ठा होकर पेल्विस रीजन में आया था वो तो यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा दिया जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर 5-6 घंटे तक उसको स्टोर करने की कोशिश करेगा, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो वो बाहर निकाल देगा यूरिन को, ठीक है। अब ये जो हमें रीनल वेन दिखाई दे रही है ये क्या करेगी, साथ में ये भी तो देखते आ रहे थे ना कि हमारी जो लूप ऑफ हेनले थी वहां पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज उस लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ लिपटी हुई थी। तो क्या वो चारों तरफ लिपटी हुई जो हमारे ब्लड कैपिलरीज थी, क्या वो बॉडी से अब बाहर नहीं जाएंगी क्या, क्या वो उस जो भी यूजफुल सब्सटेंस हैं उसके अंदर, चलो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर निकली होगी, क्या उस ब्लड को वो वहीं स्टोर करके रखेगी क्या, नहीं। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड, वो जो ब्लड कैपिलरी हैं वो ब्लड कैपिलरी इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, वो इकट्ठी हो जाएंगी, गैदरिंग कर लेंगी, ठीक है, गैदर, ठीक है, वो गैदरिंग कर लेंगी और वो क्या बना देंगी, विंस बना देंगी, ठीक है। पहले विनियोल्स बनाएंगी उसके बाद विंस बनाएंगी, ठीक है, विनियोल्स लिख ही देती हूँ, ठीक है, पहले वो विनियोल्स बनाएंगे उसके बाद वो विंस बना देंगी, ठीक है। जैसे कि हम देखते आए थे आयोर्टा से हमारा जो हार्ट है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकला था उसका हमने नाम दिया था क्या, आयोर्टा नाम दिया था। जैसे कि आयोर्टा पूरी बॉडी के अंदर घूम के उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर नहीं कर पा रही थी, उस आयोर्टा ने अपने आप को डिवाइड कर दिया था पतली पतली ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसको हमने नाम दिया था क्या, आर्टरीज। वो आर्टरीज आगे जाकर के आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हुई थी या नहीं हुई थी, हुई थी ना। अब वो आर्ट्रियोल्स ने क्या किया था, वो और भी ज्यादा डिवाइड हो गई थी और भी पतली पतली ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो गई थी, जिनको हमने नाम क्या दिया था, ब्लड कैपिलरीज नाम दिया था। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, अब ये ब्लड कैपिलरीज अब तक तो डिवाइड होती आ रही थी, अब ये दोबारा से टुगेदर क्या करना स्टार्ट कर देंगी, गैदरिंग करना स्टार्ट कर देंगी, इकट्ठी होना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज सबसे ज्यादा फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, सबसे ज्यादा पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। उनका काम था ऑक्सीजन को ब्लड को कैरी करके लेके आने का, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाने का। अब उस ऑर्गन से दोबारा भी तो हार्ट के पास में हमें ब्लड लेके जाना पड़ेगा ना। अरे ये क्या है, हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं या नहीं होते, ठीक है। ये क्या होता है हमारा लेफ्ट आर्टियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्टियम और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। क्या देखते आ रहे थे अब तक, वे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाएगा। अब ये जो बॉडी पार्ट है, अब ये जो बॉडी पार्ट है भाई, वो बॉडी पार्ट इकट्ठा करके ब्लड को राइट आर्टियम तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे,
अब हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का तो काम था हमारे आर्टरीज का। आर्टरीज क्या कर रही थी, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जा रही थी। और ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं, इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हमारे हार्ट तक वापस जा रहा है, ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम क्या कर सकें, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके, उसको प्योर कर सके। ठीक है, तो ये ले जाने का काम कौन कर रहा था, वेन्स कर रही थी। ठीक है, तो अब देखो आ तो गई आर्टरीज के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज तक भी वो क्या थी, उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कर रहा था। लेकिन जब वो डिफ्यूजन का काम आया था ना लूप ऑफ फैनले के अंदर, तो डिफ्यूजन और सब्सटेंसेस का होगा, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो, अब देखो किडनी भी क्या है भाई, नेफ्रॉन भी क्या है, कुछ एक टाइप की सेल्स ही हैं, अब उनके अंदर भी तो काम चल रहा है ना, तो वो भी तो कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट करेंगी, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगी। तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, इनसे ऑक्सीजन निकल के बाहर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर चली जाएगी। अब क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरीज आपस में गैदरिंग करना स्टार्ट कर देंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, और इकट्ठी होने के बाद वो विन्यूल्स बना लेंगी। विन्यूल्स क्या है, विन्यूल्स अब ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। ये विन्यूल्स आपस में मिलके वेन्स बना लेंगी, ये विन्यूल्स आपस में मिलके वेन्स बना लेंगी। इस तरीके से मान लो ये क्या है, विन्यूल्स हैं, आगे जाके एक वेन बना ली, अब इसी तरीके से और भी विन्यूल्स होंगी, वो भी वेन्स बनाएंगी। ठीक है, अब वो वेन्स क्या करेंगी, वो वेन्स हार्ट तक जा करके और वहां पे पहुंचा देंगे अपने उस ब्लड को फिल्टर होने के, मतलब प्योर होने के लिए। ठीक है, यही चीजें ध्यान में आ रही है। ठीक है, प्योर होने के लिए वो क्या करेंगी, लंग्स के पास जाके उसको प्योर करके दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से सर्कुलेशन का चीज चलती रहेगी, हमारा ब्लड यूं ही सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हुई क्लियर। अब ये जो वेन्स हैं, ये इस हमारे हाइलम के रीजन से बाहर आएंगी और कहाँ चली जाएंगी, इस रीजन से फिर ये हार्ट के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, ये कहाँ चली जाएंगी, हमारे हार्ट के अंदर चली जाएंगी। तो आई होप पूरा का पूरा जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था वो भी क्लियर हो चुका है, और जो हमारा जो क्या नाम है, ये सिस्टम है, वो भी हम समझ चुके हैं। अब इसको रिटन फॉर्म में किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं, कि जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, अब ये रिपीटेड सेशन चल रहा है। ठीक है, रिपीट हो रही हैं बातें। तो देखो, वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसने सिर्फ क्या बताया कि यूरिन की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, उस पार्ट को बताया है। स्टार्टिंग से ये नहीं बताएंगे कि हार्ट से वो आयोर्टा है, आयोर्टा से आर्टरीज आ रही हैं, उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर। तो वहां पे क्या हुआ था, सबसे पहले जो पतली पतली ब्लड वेसल्स थी उन्होंने ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन करी थी। ग्लोमेरुलस क्या था, पतली पतली ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा था। उसके बाद जो ब्लड कैपिलरीज थी वो आपस में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया था। ठीक है, कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसके बाहर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हमने नाम दिया था बाउमेंस कैप्सूल। उस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस है। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीजें होनी है, फिल्टर होने हैं। सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। अब इसने क्या बताया है कि हमारे जो ग्लोमेरुलस है उसने चीजों को फिल्टर कर दिया था और वो आ गई थी हमारे बाउमेंस कैप्सूल में। अब बाउमेंस कैप्सूल में जब वो आ गई थी सारी चीजें, तो हमने रियलाइज किया कि वहां पे ग्लूकोज भी बाहर निकल चुका है, अमाइनो एसिड भी, और बहुत सारे गुड अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी भी बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को क्या करना है, उसको दोबारा से अब्जॉर्ब करना है। क्या करना है, हमें रीअब्जॉर्ब करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें रीअब्जॉर्ब करना है। इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द बॉडी एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द ब्लड। ओके, इसने क्या चीज बताई है कि हम ये जो वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जो हम वेस्ट को बाहर निकालेंगे कि हमारी बॉडी कितना अब्जॉर्ब करेगी पानी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम कैसी कैसी चीजों को खा रहे हैं। अगर हम हेल्दी चीजें खाएंगे तो नाइट्रोजिनस वेस्ट भी कम बनेगा। अगर वेस्ट कम बनेगा तो हमारी बॉडी को इस पानी की भी जरूरत कम पड़ेगी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर हम पिज्जा खाए जा रहे हैं, बर्गर खाए जा रहे हैं, ठीक है, तली हुई चीजें या फिर स्पाइसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट या फिर बोल दो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हम खाए जा रहे हैं।
उन टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो जितनी ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाएंगे उतनी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। जितना ज़्यादा वेस्ट हम खाएंगे, जितना ज़्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट, जितनी स्पाइसी चीज़ें हम ज़्यादा खाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ करेगी इन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, हम यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे उन वेस्ट को। ठीक है, गेट कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर टिल द प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये जो पूरा का पूरा यूरिन होगा ना, वो किसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, वो इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से होता है ना हमारी यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे आएंगी 2 यूरेथ्रा, ठीक है, सॉरी यूरेटर आएंगी, ये 2 यूरेटर इसके अंदर डाल देंगी यूरिन को, जब तक इसके अंदर फिर कॉन्ट्रैक्शन होंगी। ठीक है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब है दबाव सा होगा। जिस टाइम पे इस पे कॉन्ट्रैक्शन आएंगी तो उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन बाहर निकल जाएगा। इतनी बात आई समझ। फाइनली पास्ड थ्रू यूरेथ्रा। और जो ये यूरेथ्रा का साइज है वो मेल के अंदर ज़्यादा होता है और फीमेल के अंदर जो इसकी लेंथ होगी वो कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेल के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो पेनिस होगा, उसके कारण उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो, किडनी फिल्टर ऑल ऑफ द ब्लड दैट कम फ्रॉम द हार्ट फॉर्मिंग यूरिन। जो हमारी किडनी है वो क्या करेंगी, जितना भी ब्लड हमारे हार्ट से कॉन्टिन्यूसली आता जा रहा है हमारी किडनीज के अंदर, वो सारे ब्लड को कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहेंगे, फिल्टर करती रहेंगी और यूरिन की फॉर्मेशन करती रहेंगी। यूरिन इज येलो कलर्ड फ्लूइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी कलर है तो वो पिगमेंट के कारण होता है। कलर हमेशा पिगमेंट ही देती है। तो हमारा जो यूरिन का कलर है वो येलोइश टाइप का होता है, तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि येलो कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होगी। जैसे कि हमारे ब्लड का कलर कैसा है, ब्लड का कलर है रेड। अब ये जो रेड कलर है ना, ये किसकी वजह से है भाई, ये पिगमेंट की वजह से है। ठीक है, पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। अगर ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, इसी के कारण तो हमारे ब्लड का कलर कैसा है, रेड कलर है ना। अदरवाइज हमारे ब्लड का कलर कुछ और ही होना था अगर और कलर की पिगमेंट होती तो। ठीक है, तो ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से है। इसी तरीके से हमारे जो स्किन का कलर है, ठीक है, किसी का डार्क होता है, वो किसकी वजह से, मेलानिन के सिक्रीशन के कारण होता है। तो इसी तरीके से हमारे जो यूरिन का कलर है वो भी येलो किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण हमारे जो यूरिन है उसका कलर येलोइश होता है। उसके अंदर 95% हमारे पानी होता है और 5% क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ आयंस होते हैं। मोस्टली उसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग हैपन्स इन द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी कंप्लीटेड इन द 3 स्टेजेस। हमारे जो ये फिल्ट्रेशन का काम है ना, ब्लड को फिल्टर करने का, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारी किडनी के अंदर कौन करते हैं, नेफ्रॉन करते हैं। नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करेंगे। अब ये जो फिल्ट्रेशन की क्रिया हो रही है ना हमारी किडनी के अंदर, जो ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से बाहर निकाला जा रहा है, वो 3 स्टेप में होगा। 3 स्टेप कौन से हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। इनको बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो 3 स्टेप है ना, ये अभी पढ़ के आए हैं हम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है बहुत ही बारीकी से उसको फिल्टर करना। और एक बात बताओ, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो अभी पढ़ा नहीं था क्या, कहाँ पे हो रहा था हमारे फ्लो मैरू 10 इस रीजन के अंदर हो रही थी ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अरे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब था, मतलब बहुत ज्यादा फिल्टर कर देना। ग्लोमेरुलस को करना तो क्या चाहिए था, ग्लोमेरुलस को सिर्फ हमारे वेस्ट को फिल्टर करना था, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना था।
ठीक है, ब्लड से बाहर निकालना था, ठीक है, उसने फिल्टर करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, अल्ट्रा फिल्टर कर दिया, बहुत ज्यादा ही फिल्टर कर दिया। उस पानी के साथ में जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे उसके साथ में यूजफुल सब्सटेंसेस को भी उसने बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब उसने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करी है या नहीं करी। अब वो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, वो किसके अंदर हुई थी भाई, ग्लोमेरुलस के अंदर हुई थी। उसके बाद जो हमारा ब्लड था वो कहाँ पे फ्लो कर गया था, कहाँ पे पहुंच गया था, वो हमारा पहुंच गया था आगे पीसीटी के अंदर। उसके बाद वो लूप ऑफ हेनले के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है। तो हमारा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वो होगा हमारा लूप ऑफ हेनले के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर। और उसके लास्ट में हमने क्या चीज देखी थी भाई, हमारा जो ब्लड फिल्टर होना था वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू ग्लोमेरुलस में हो चुका है। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो गई, वेस्ट के साथ में यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर निकल गए। अब उन यूजफुल सब्सटेंसेस को दोबारा बॉडी में अब्सॉर्ब भी करना पड़ेगा ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो, कोई डिजीज ना हो। तो हमने क्या कर दिया, उसका रीअब्जॉर्प्शन कर दिया। और वो पार्ट ने किसने किया है, हमारे लूप ऑफ हेनले के पार्ट ने रीअब्जॉर्प्शन किया है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमारे जो लूप ऑफ हेनले थी उसके अंदर डीसीटी के अंदर जाके खुल रही थी और डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब वो डीसीटी जो है उसमें क्या चीज फ्लो करेगी, उसमें पानी के साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लो करेंगे, पानी के साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लो करेंगे। वो नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें जाके खुल रहे थे कलेक्टिंग डक्ट में। अब वो डक्ट क्या थी भाई, ट्यूब थी, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन था, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रही थी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस समझ में आई। अब इसके बाद जो ये ट्यूबुलर सिक्रेशन है ना, ये हम बोल सकते हैं कि बाद में यूरेटर के थ्रू बाहर जा रही थी, ठीक है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जा रही थी और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर जा रही थी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस किसकी थी, यूरिन फॉर्मेशन की थी, कि किस तरीके से हमारी बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अब इस चैप्टर के सिर्फ 2 ही टॉपिक रहते हैं, एक तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन और दूसरा हमने जो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है इसके अंदर डिजीज क्या क्या आ सकती है, ठीक है, क्या डिजीज हो सकती है। अगर मान लो हमारे किडनी फेलियर की कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ 2 ही टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर को 1-2 लेक्चर के अंदर और फिनिश ही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।